हेलो स्टूडेंट्स। आपकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन्स डिपेंडिंग ऑन देयर दिस रोटर स्ट्रक्चर। किस टाइप से मान लो उनकी स्टेटर जो है, मान लो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेस इंडक्शन मशीन है, या फिर स्टेट कैपेसिटर रन टाइप इंडक्शन मशीन है, या कैपेसिटर स्टार्ट टाइप इंडक्शन मशीन है। ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट, एक इंडक्शन मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि थ्री फेस इंडक्शन मशीन और सिंगल फेस इंडक्शन मशीन वन एंड द सेम थिंग है, तो इक्विवेलेंट सर्किट एग्जैक्टली सेम होगा। तो मैं आपको दोबारा से पूरा वो नहीं बताऊंगा, बस जो डिफरेंसेस है, जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस आपको पता है कि एक सिंगल फेस इंडक्शन मशीन में दो टाइप के टॉर्क होते हैं, एक तो फॉरवर्ड टॉर्क और एक बैकवर्ड टॉर्क। तो अब क्या होता है कि जो भी इक्विवेलेंट सर्किट, थ्री फेस इंडक्शन मशीन का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो बेसिकली दो, इस बार सिंगल फेस इंडक्शन मशीन में वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक फॉरवर्ड टॉर्क के अकॉर्डिंगली, एक बैकवर्ड टॉर्क के अकॉर्डिंगली। और मैंने आपको बोला कि फॉरवर्ड टॉर्क पे जो स्लिप होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एस इक्वल्स टू एस एफ। और जो बैकवर्ड टॉर्क की जो स्लिप होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एस बी इक्वल्स टू टू माइनस एस एफ, टू माइनस एस या टू माइनस एस एफ फॉरवर्ड स्लिप। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्लिप होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि similar to three-phase motors, single-phase motors are also represented on equivalent circuit basis for further analysis. The representation is one stator, two rotor representation according to double field revolving theory, because the rotor is reacting to both the fields. तो इसलिए वो दो रोटर टाइप स्ट्रक्चर होंगे। अब आप देख सकते हैं ये आपका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, आप सिंगल फेज सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड की, और ये देखिए करंट आ रहा है। ये स्टेटर स्ट्रक्चर है, स्टेटर का रेजिस्टेंस, स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस। अब हमने थ्री फेज इंडक्शन मशीन में क्या पढ़ा था कि रोटर का स्ट्रक्चर एक बीच में एक्सएम हुआ करता था, और फिर हमारा रोटर का स्ट्रक्चर हुआ करता था R2 डैश बाय S और X2 डैश। अब इस केस में क्या होगा कि इस केस में दो स्ट्रक्चर आ जाएंगे रोटर, क्योंकि मैंने आपको बोला दो फील्ड इन्वॉल्व होती है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में, तो दो स्ट्रक्चर है। ये RC/2 हमने थ्री फेज में नहीं लिया था। ये बेसिकली RC आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में भी आपने पढ़ा होगा, ये कोर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यूजुअली नेग्लिजिबल भी हो जाता है, तो इसलिए इसको रोटर साइड में मैंने आपको बोला कि रोटर कोर लॉस यूजुअली नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि रोटर की स्लिप जो होती है, स्लिप रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही वो स्लिप टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस पर ये कोर लॉस को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। आगे आप देखोगे कि इसको इस ब्रांच को हमने नेग्लेक्ट कर लिया, लेकिन अगर लेना चाहे तो RC/2 XM/2। अब ये देखिए, ये फॉरवर्ड टॉर्क वाला रोटर स्ट्रक्चर है, तो इसमें R2 डैश डिवाइड बाय 2 SF, S फॉरवर्ड, स्लिप की जगह स्लिप फॉरवर्ड कर दिया, X2 डैश डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ पर आ गया RC डैश बाय 2 XM/2, R2 डैश डिवाइड बाय 2 S बैकवर्ड, ये बैकवर्ड स्लिप आ गई जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 माइनस S फॉरवर्ड और X2 डैश डिवाइड बाय 2। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट होता है एक सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का। ठीक है, बेसिकली ये फॉरवर्ड पार्ट, फॉरवर्ड फील्ड के अकॉर्डिंगली ये रोटर स्ट्रक्चर बिहेव कर रहा है, और ये रोटर स्ट्रक्चर जो है वो आपका बैकवर्ड फील्ड को डिनोट कर रहा है। तो फॉर अब ये यही बोल रहा है कि आरसी को निगलेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें ज़्यादा उसका इफेक्ट होता नहीं है। अब आप इसको, इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है इसी स्ट्रक्चर को, कि इस जो ये वाला पैरेलल पाथ है, देखो एस फॉरवर्ड जो था उसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि फॉरवर्ड स्लिप इज इक्वल टू एस और बैकवर्ड स्लिप इज इक्वल टू 2 माइनस एस, तो इसको 2 माइनस एस है, ये बीच में माइनस है, 2 माइनस एस से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बाकी और देखिए ये आरसी हमने RC/2 दोनों तरफ हमने इग्नोर कर दिया। इस पूरे को अगर इक्विवेलेंट लेंगे तो उसको सपोज हमने मान लिया ZF, और इसके अक्रॉस, इस ब्रांच के अक्रॉस, इस पैरेलल ब्रांच के पाथ के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको VF फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड इंपीडेंस। ये हो गया ZB बैकवर्ड इंपीडेंस और बैकवर्ड वोल्टेज, इस पैरेलल ब्रांच के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है वो बैकवर्ड इंपीडेंस। तो इसके अक्रॉस जो टॉर्क होगा उसको बोल देते हैं फॉरवर्ड टॉर्क, और पावर जो होगा उसको फॉरवर्ड पावर। इसके अक्रॉस जो टॉर्क होगा उसको बोल दिया बैकवर्ड टॉर्क, और जो पावर है उसको बोल दिया बैकवर्ड पावर। ठीक है, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस चीज को R1 प्लस जे एक्शन को इन्होंने Z1 बोल दिया, Z1 इक्वल्स टू R1 प्लस जे एक्शन। और Z फॉरवर्ड क्या होगा, Z फॉरवर्ड ये होगा इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो इन्होंने लिखा हुआ है JXM/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन टू R2 डैश बाय 2S प्लस JX2 डैश डिवाइड बाय S। ठीक है, और तो ये, और इस ZF को अपन ऐसे लिख सकते हैं RF, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ रियल पार्ट आएगा, कुछ इमेजिनरी पार्ट आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं RF प्लस JXF, जो भी आप सॉल्व करके आप देख सकते हैं।
और सिमिलरली जेड बैकवर्ड को भी ऐसे होगा ये पैरेलल पाथ, और जो बैकवर्ड आएगा उसको आरबी प्लस जे एक्स बी लिख देंगे, और जो जेड इक्विवेलेंट ओवरऑल इक्विवेलेंट इंपेडेंस जो होगा पूरे सर्किट का वो होगा Z1 प्लस जेड फॉरवर्ड प्लस जेड बैकवर्ड, और वहां से आप करंट निकाल सकते हैं, करंट इक्वल्स टू V डिवाइड बाय जेड इक्विवेलेंट होता है, और सिमिलरली आपने ये निकाल दिया। अब आपको पता है कि पावर क्या होगा, पावर निकालना है, तो पावर इनपुट अक्रॉस रोटर। अब रोटर के रोटर में जो पावर आ रहा है वो क्या होगा, पहले आपने देखा था कि जब हमने 3 फेज इंडक्शन मशीन पढ़ी थी तो रोटर पे जो पावर आ रहा था वो एयर गैप पावर था PAG। तो PAG को हमने कैसे निकाला था, हमने लिखा था थ्राइस ऑफ I2 डैश का होल स्क्वायर इनटू R2 डैश डिवाइडेड बाय S, R2 डैश डिवाइडेड बाय S, क्योंकि हमने बोला था R2 डैश बाय S जो था उसके अक्रॉस जो आ रहा है वो एक्टिव पावर को डिनोट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर दो R2 डैश है, एक तो है R2 डैश डिवाइड बाय 2S, एक है R2 डैश डिवाइड बाय 2 ट्वाइस ऑफ S माइनस 1 S माइनस S, ये देखिए दो R2 डैश है, ये एक तो R2 डैश डिवाइड बाय 2S है, एक इधर R2 डैश डिवाइड बाय 2 माइनस S, ठीक है, ये बैकवर्ड फील्ड को डिनोट करना है और ये फॉरवर्ड फील्ड को, तो बैक इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो आपको देगा कि पावर पावर करस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड, और ये होगा पावर करस्पॉन्डिंग टू बैकवर्ड फील्ड, और इन दोनों का जो समीशन अब देखो आप वो क्या होगा, अब देखो P इनपुट अक्रॉस फॉरवर्ड रोटर आप निकाल सकते हैं, P फॉरवर्ड इक्वल्स टू I स्क्वायर इनटू RF। अब I स्क्वायर क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये देखिए ये I आ रहा है, अब ये I आ रहा है उसका जो करंट फ्लो हो गया वो उसको आपने I स्क्वायर इनटू ये कर दिया, ठीक है, इनटू RF। RF क्या है, ये बेसिकली क्या किया हमने कि जब हमने इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया तो अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक ZF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हटा के इसकी जगह इन दोनों इस पूरे ब्रांच को हटा के ZF से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ZF क्या होगा RF प्लस XF J टाइम्स XF, फिर यहाँ पर सिमिलरली इसको भी पैरेलल पाथ को हटा के ZB से रिप्रेजेंट कर देंगे, ZB क्या होगा RB प्लस J टाइम्स XB, तो ये पूरा एक सीरीज यहाँ से यहाँ तक पूरा सीरीज इंपीडेंस आ गया, ये Z1 आ गया, ये Z फॉरवर्ड आ गया, ये Z बैकवर्ड आ गया, इन सारे इंपीडेंसेस में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या है I। अब I स्क्वायर इंटू R फॉरवर्ड करेंगे तो वो ये फॉरवर्ड पावर आ जाएगा, और I स्क्वायर इंटू R बैकवर्ड करेंगे तो बैकवर्ड पावर आ जाएगा, वही इन्होंने यहाँ पर किया है, I स्क्वायर इंटू R बैकवर्ड पावर और फॉरवर्ड, और नेट पावर या जो एयर गैप पावर, अब एयर गैप में जो नेट पावर जाएगा वो कितना होगा P फॉरवर्ड माइनस P बैकवर्ड, ये नेट पर एयर गैप पावर जा रहा है, जहां पर जो 3 फेज इंडक्शन मशीन में कितना जा रहा था PAG से रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन वहां पर, अब सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है तो नेट पावर जो एयर गैप पावर होगा वो होगा P फॉरवर्ड माइनस P बैकवर्ड, वहां पर एयर गैप पावर क्या था I2 स्क्वायर थ्राइस ऑफ I2 डैश का होल स्क्वायर इनटू R2 डैश डिवाइडेड बाय S, और यहाँ पर ये P फॉरवर्ड माइनस P बैकवर्ड, और अब अपन को बोलेंगे रोटर का आउटपुट ऑफ द रोटर कितना होता था, मैंने बोला था 1 माइनस PAG होता था, और यहाँ पर PAG की वैल्यू है P फॉरवर्ड माइनस P बैकवर्ड, तो 1 माइनस S इंटू PAG मतलब P फॉरवर्ड माइनस P बैकवर्ड इस केस में, और अगर वो 3 फेज इंडक्शन मशीन का केस होता तो 1 माइनस S इंटू PAG लिख देते हैं रोटर पावर आउटपुट, और शाफ्ट पावर आउटपुट क्या होता था 1 माइनस S इंटू PAG माइनस जो भी रोटेशनल लॉस है वो रोटर पावर आउटपुट में से रोटेशनल लॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका शाफ्ट पावर आउटपुट आता था, वही करते हैं, ये क्या है ये रोटर पावर आउटपुट है 1 माइनस S इंटू P फॉरवर्ड माइनस P बैकवर्ड, उसमें से रोटेशनल लॉस माइनस कर दिए तो आपको शाफ्ट पावर आ गया, ठीक है। इनपुट पावर क्या होता था, उसमें होता था 3 फेज इंडक्शन मशीन में √3 टाइम्स √3 VI cos phi होता था, इसमें क्योंकि ये सिंगल फेज मशीन है तो VI cos phi हो गया, सेम चीज है जो वहां थी वो के वो है यहाँ पर। अब एफिशिएंसी क्या होगा P शाफ्ट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ये एफिशिएंसी हो गया। अब टॉर्क निकालना है, टॉर्क आपको पता था, टॉर्क वहां पर 3 फेज इंडक्शन मशीन में कैसे टॉर्क निकालते थे PAG डिवाइडेड बाय 2 पाई NS इंटू 60, ये NS क्योंकि आरपीएम में है तो यहाँ पर 60 लिख देंगे, अगर ये आरपीएस में होता तो इस 60 की जरूरत नहीं होती, सीधा 2 पाई और स्मॉल NS लिख देते, है ना। PAG जब जब लेंगे मैंने आपको बोला था कि स्पीड कौन सी लेंगे सिंक्रोनस स्पीड, और जब अपन रोटर पावर आउटपुट लेंगे तो स्पीड कौन सी लेंगे रोटर की स्पीड ले लेंगे, ये देख लें टॉर्क जनरेटेड का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस S इंटू रोटर पावर आउटपुट, और ये स्पीड रोटर की या शाफ्ट पावर आउटपुट भी लेंगे तो स्पीड रोटर की लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था रोटर की स्पीड और शाफ्ट की स्पीड सेम होती है। तो ये सारे टॉर्क के फॉर्मूले जो वहां था वो एज इट इज यहाँ पर आया, सेम फॉर्मूले यूज हुए जो वहां पर थे वो एज इट इज यहाँ पर भी आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया आपका सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो 3 फेज में है वो एज इट इज सिंगल फेज में भी है।
अब आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स। अब क्योंकि ये टॉपिक आपको दे रखा है आपके इस यूनिट में, यूनिट 5 में, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। ये सेम टॉपिक 3 फेस में भी होता है, उसमें भी जो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स होते हैं उनका डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन वो आपको दे ही नहीं रखता। आपके यूनिट 4 में ये टॉपिक नहीं था, इसलिए हमने नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट और डीसी टेस्ट जो होता है वो मैंने 3 फेस इंडक्शन मशीन में आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा था, अननेसेसरी वो ज्यादा हो जाता। लेकिन चलो अच्छा हो गया कि उन्होंने इधर ये दे दिया। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये पढ़ोगे तो ये और सिंगल फेस मशीन में और 3 फेस मशीन में वन एंड द सेम थिंग है। हालांकि ये आपने ट्रांसफार्मर में और डीसी मोटर में वगैरह में ये आपने ऑलरेडी ये सारे टेस्ट कर रखे हैं, ट्रांसफार्मर में ये सब आपने कर रखे हैं, नो लोड टेस्ट वगैरह, है ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, है ना, वो सेम सेम वो ये टेस्ट वो होते हैं ना। तो आपको वैसे भी आइडिया है, लेकिन फिर भी आप सिंगल फेस मशीन के लिए पढ़ लो, और ये सेम चीजें 3 फेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, as similar to 3 phase motor it requires 3 tests to be conducted in order to determine its equivalent circuit parameters on the given induction motor। पहला टेस्ट होता है नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट में क्या होता है कि ये रोटर है, रोटर के शाफ्ट पे कोई लोड नहीं होगा, कोई लोड ही नहीं लगाएगा, तो आउटपुट जीरो। तो नो लोड पे आउटपुट इक्वल्स टू जीरो, और नो लोड पे मैंने आपको बोला था स्लिप ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होती है, क्योंकि नो लोड पे जो रोटर की स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के पास में होती है, तो स्लिप आपका टेंस टू जीरो होता है। यही इन्होंने यहाँ पर भी बताया। अब नो लोड में क्या किया, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में करते हैं, रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया। अब जो करंट आएगा और अब जो भी इनपुट आएगा वो टोटल एज इट इज इनपुट इक्वल्स टू लॉस के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आउटपुट तो कुछ है ही नहीं, तो जितना भी इनपुट है टोटल लॉस में जा रहा है। तो अप्लाई रेटेड वोल्टेज यूजिंग अ सुटेबल ऑटो ट्रांसफार्मर एंड अलाउ द मोटर टू रन फ्रीली ऑन नो लोड एज देयर इज नो आउटपुट। द इनपुट ड्रॉन बाय द मोटर इज कंसिडर्ड एज लॉसेज एट नो लोड। जितना भी इनपुट मोटर ने ड्रॉ किया वो टोटल के टोटल लॉस में चला गया। अब लॉसेस कौन कौन से होंगे नो लोड पे? नो लोड पे एक तो स्टेटर कोर लॉस होगा, स्टेटर कॉपर लॉस होगा, रोटर कोर लॉस होगा, रोटर कॉपर लॉस होगा, और मैकेनिकल लॉस होगा, क्योंकि वो मशीन घूम रही है तो मैकेनिकल लॉस होगा। ये मैकेनिकल लॉस ये ट्रांसफार्मर में नहीं होते, बाकी ये सारे ट्रांसफार्मर में भी सेम चीजें हैं। मैकेनिकल लॉस नहीं होता क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर में मशीन घूम नहीं रही होती, इसमें घूमने की वजह से कुछ मैकेनिकल लॉसेस भी आएंगे। और मैंने आपको बोला था कि ये रोटर कोर लॉस हम यूजुअली निगलेक्ट करते हैं, तभी मैंने आरसी अपन ने निगलेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी, रोटर की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है, और कोर लॉस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो जाती है कि उसको निगलेक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए इन्होंने बोल दिया यहाँ से निगलेक्ट कर लो। तो ये आ गया। इस टेस्ट से, नो लोड टेस्ट से अपन को ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो नो लोड टेस्ट बेसिकली अपन करते हैं कांस्टेंट लॉसेस निकालने के लिए। अब देखो इसमें से, देखो ये स्टेटर कोर लॉस कांस्टेंट है, रोटर कोर लॉस कांस्टेंट है, मैकेनिकल लॉस ये भी कांस्टेंट है, कितना मैकेनिकल लॉस होगा घूमने में, फ्रिक्शन वाइज जो लॉस होगा वही सारे कांस्टेंट है। तो ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये जितने भी लॉ इसमें नो लोड टेस्ट पे जो पावर आएगा, वॉट मीटर में जो भी पावर नो लोड टेस्ट रीड करेगा वॉट मीटर के अंदर, उसमें से अगर मैं स्टेटर कोर लॉस स्पेशली, ये स्टेटर कोर लॉस, क्योंकि नो लोड में रोटर करंट तो कुछ है नहीं, रोटर करंट, रोटर साइड तो करंट आएगा नहीं, अगर ओपन सर्किट कर दिया तो उसको, तो अगर स्टेटर कोर लॉस ये अगर मैं माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, या ओवरऑल जो रेजिस्टिव लॉस है वो सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे को कांस्टेंट लॉस मिल गया। वही मैं कर रहा हूं। अब उसके लिए क्या करना है, पहले रेजिस्टेंस तो पता करना पड़ेगा। तो दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है डीसी टेस्ट। उसमें क्या होता है, अप्लाई सुटेबल डीसी वोल्टेज अक्रॉस द स्टेटर बाय कनेक्टिंग वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो V/I ratio gives the resistive DC value which should be adjusted to equivalent AC value। तो V/I जैसे निकलोगे तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, वो डीसी रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। और आपको पता है कि एसी रेजिस्टेंस जो होता है वो 1.5 अप्रोक्सीमेटली 1.5 1.2 से 1.5 के आसपास, वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स आर डीसी होता है, डीसी से बड़ा होता है। क्यों? आपको पता है स्किन इफेक्ट के कारण। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, आप स्किन इफेक्ट वगैरह आपको नहीं पता होगा तो आप आगे पावर सिस्टम में ये पढ़ोगे। तो जो डीसी जो एसी रेजिस्टेंस होता है, आप ये ध्यान रखना कि एसी रेजिस्टेंस होता है वो 1.5 1.2 से 1.5 टाइम्स बड़ा होता है डीसी रेजिस्टेंस से। तो जब आपको डीसी रेजिस्टेंस जैसे ही V/I करोगे तो डीसी रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, उसको आप कैलिबर कर दोगे, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली एसी रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू पता चल गई। अब आप देखो, आपको पता है कि जो नो लोड टेस्ट से जो वॉट मीटर रीडिंग आई है उसमें से आप नो लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू R1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको कांस्टेंट लॉसेस पता चल जाएंगे, और उसको कांस्टेंट ऑब्लिक रोटेशनल लॉसेस पता चल जाएंगे। रोटेशनल लॉस पता है क्या होता है? रोटेशनल लॉस मतलब कांस्टेंट, मतलब कि मैकेनिकल लॉस प्लस कोर लॉस, ये जो होता है इसको, दिस बोथ इज इक्विवेलेंट टू रोटेशनल लॉस। मैकेनिकल लॉस प्लस कोर लॉस इज इक्विवेलेंट टू रोटेशनल लॉस, या फिर कांस्टेंट लॉस बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, फिर नो लोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट ऑफ मोटर्स। अब एक एक
एक ये वो जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है ना सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का, उसको नो लोड पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो बताया कि नो लोड पे जो पैरेलल पाथ था, जो फॉरवर्ड फील्ड का जो पैरेलल पाथ था, उसको यहाँ पर ओपन सर्किट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि नो लोड पे स्लिप की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती थी, R2 डैश डिवाइड बाई 2S। तो S की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगी, तो ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट की तरह काम करेगा। तो ये इसको ओपन सर्किट कर दो, तो ये आ गया। ठीक है। और यहाँ पर जो ये बैकवर्ड फील्ड होती है, उसमें अगर मैं बैकवर्ड फील्ड में इधर क्या होता था, R2 डैश डिवाइडेड बाय R2 डैश बाय 2 इंटू 2 माइनस एस होता था। और एस की वैल्यू जैसी मैं उसमें जीरो सब्सटीट्यूट करूंगा तो वो 2 रह जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो R2 डैश डिवाइड बाय 4 ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो इसमें इस पाथ को ओपन सर्किट कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि आपको पता है, अगर मैं यहाँ xm बाय 2 लूंगा और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, तो ये R2 डैश और x2 डैश की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है xm के कंपैरिजन में। ये हमने पहले भी पढ़ा था, xm के कंपैरिजन में R2 डैश और x2 डैश की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो आपको मैंने आप खुद चाहो तो करके भी देख लोगे कि दो दो रेजिस्टेंस लो, एक की वैल्यू लोगे आप 100 और एक की वैल्यू 2 ओम, दो दो ओम, और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ोगे तो आप देखोगे कि 2 के आसपास ही रिजल्ट आएगा। तो इसलिए जब भी कोई बहुत हाई इंपिडेंस जब एक स्मॉल इंपिडेंस के पैरेलल में आ जाता है, जो इक्विवेलेंट इंपिडेंस आता है वो स्मॉल इंपिडेंस के आसपास आता है, ऑलमोस्ट स्मॉल इंपिडेंस के इक्वल ही होता है। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट इसके इक्वल ही होगा, इसलिए इन्होंने इसको ओपन सर्किट कर दिया नो लोड पे। ठीक है। इस चीज को आप वापस आराम से ध्यान से बैठ के सोचोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, सर्किट एनालिसिस आता तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो ये ऐसे सर्किट आपका रिड्यूस हो गया नो लोड टेस्ट पे। ठीक है। ये फॉरवर्ड वोल्टेज, ये बैकवर्ड वोल्टेज। अब ये बोलते हैं कि हेंस यू कैन कंक्लूड दैट V फॉरवर्ड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि xm बाय 2 की इस R2 डैश इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मोस्टली जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, V जो वोल्टेज है, ये मोस्टली इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि V फॉरवर्ड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V बैकवर्ड एट नो लोड टेस्ट। ठीक है। ये तो नो लोड टेस्ट पे अगर इसको ओवरऑल रिप्रेजेंट करूं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, पूरा सीरीज सर्किट बन जाएगा। ये पूरा देख सकते हो आप, ये फिर ये और फिर ये यहाँ से आके ये इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ से आप अगर VA भी निकालना चाहते हो, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज, ये फॉरवर्ड वोल्टेज निकालना चाहते हो तो I नॉट इंटू एक्सएम डिवाइडेड बाय 2 कर दो, फॉरवर्ड वोल्टेज आ जाएगा। तो वहां से आपको XM की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स निकाल रहे हैं आप, R1 की वैल्यू पहले डीसी टेस्ट से आप निकाल चुके थे, अब इस नो लोड टेस्ट से आपने XM की वैल्यू पता चल गई, XM की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है। अब क्या बाकी रह गया, R2 डैश की वैल्यू बाकी रह गई है, और X1 की वैल्यू बाकी रह गई है, और X2 डैश की वैल्यू बाकी रह गई। जैसे ही आ जाएंगे तो आपको पूरा सर्किट के पैरामीटर्स आपने निकाल देंगे। अब इसीलिए इनको फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होता है कि आप जो शाफ्ट होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको पकड़ देते हैं, बांध देते हैं, उसको घूमने नहीं देते हैं। और अब एक रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग करते हैं जिसमें रेटेड करंट रिड्यूस, एक ऑटो ट्रांसफार्मर से जो V रेटेड का 5 से 10% अपन लगाते हैं, वही जो आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के केस में करते थे, 5 से 10% ऑफ V रेटेड लगाते थे और I रेटेड, ताकि I की रेटेड करंट फ्लो होने लग जाए। और ट्रांसफार्मर केस में उसको आप शॉर्ट सर्किट कर देते, इसको आप यहाँ पर आपने इसको पकड़ दिया, इस रोटर को घूमने नहीं देते, इसलिए इसको कहते हैं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। रोटर को ब्लॉक कर दिया, और जैसे ही रोटर को ब्लॉक कर दोगे, रोटर घूम नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली आउटपुट जीरो होगा, क्योंकि आउटपुट पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। आउटपुट पावर, जितना भी पावर रोटर पावर आउटपुट देगा वो क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा को मैं 2 पाई n डिवाइड बाय 60 लिख सकता हूँ, और n क्योंकि जीरो है तो आउटपुट पावर जीरो हो गया। तो इस केस में भी जो भी इनपुट आएगा वो टोटल के टोटल लॉस में जा रहा है, क्योंकि आउटपुट में तो कुछ जा ही नहीं रहा। और अब जो लॉस हो रहा है, क्योंकि ये रेटेड वोल्टेज जो हमने V जो रेटेड है इसको बिल्कुल कम कर दिया है, तो कोर लॉस वोल लॉस सब भूल जाओ। अब जो एकमात्र लॉस जो होगा वो होगा कॉपर लॉस। ये इन्होंने बता दिया, लॉक द रोटर इनिशियली अप्लाई रेटेड वोल्टेज टू इंश्योर दिस कंसीडर। तो ये इनपुट लॉस जो होगा, एक देखो स्टेटर कोर लॉस नेग्लेक्टेड, स्टेटर कॉपर लॉस होंगे, यस ऑफ कोर्स, रोटर कोर लॉस तो वैसे ही नेग्लेक्टेड है, रोटर कॉपर लॉस। और मैकेनिकल लॉस जो था अब वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि मैकेनिकल लॉस स्पीड पे डिपेंड करता है, और मैंने क्योंकि ब्लॉक रोटर टेस्ट कर रहा हूं, मैंने रोटर की स्पीड ब्लॉक कर दी है, n जीरो, तो मैकेनिकल लॉस जीरो हो गया। अब जो आएगा द वॉट मीटर रीडिंग इन ब्लॉक मोटर टेस्ट रिप्रेजेंट स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस। इसका मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या क्या चीज आती है, कॉपर लॉस आता है। जैसे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या कौन से लॉस सामने आते थे, कॉपर लॉस, और ओपन सर्किट टेस्ट में कोर लॉस। इसी तरह इसी में ओपन सर्किट टेस्ट में नो लोड टेस्ट के बराबर हो गया। ओपन सर्किट टेस्ट एक तरीके से नो लोड टेस्ट जैसा हो गया। क्यों क्यों ओपन सर्किट टेस्ट को नो लोड टेस्ट जैसे बोल दिया? नो लोड, भाई नो लोड पे स्लिप की वैल्यू क्या होती है,
बहुत टेंस टू जीरो होती है, तो R2 डैश बाय एस की वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट होगी, तो वो ओपन हो गया, तो इसीलिए उसको एक तरीके से वो ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप वो देख लेंगे, आप कोरिलेशन आप देख सकते हो। तो अब जो ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो वॉट मीटर की रीडिंग आएगी वो होगा वॉट मीटर के जो ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो अमीटर का रीडिंग आएगी उसका स्क्वायर इनटू RBR। अब यहाँ से आप ये पता है आपको, क्योंकि आप ब्लॉक रोटर टेस्ट जब परफॉर्म करोगे तो वॉट मीटर रीडिंग से ये पता चल जाएगा, अमीटर रीडिंग से ये पता चल जाएगा, तो वहां से आपको RBR पता चल गया। ठीक है, RBR पता चल गया, तो और VBR भी पता है ब्लॉक रोटर टेस्ट में आपको, तो VBR डिवाइड बाय IBR से आपको ZBR पता चल गया, तो इन दोनों को यूज करके आपको XBR पता चल गया। अब RBR क्या होता है, जो ब्लॉक रोटर टेस्ट में कौन से दो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, एक तो R1 और एक R2 डैश। XBR क्या है, X1 और X2 डैश। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट में सर्किट कैसा दिखता है वो देख लो। देखो ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होगा कि स्लिप की वैल्यू ठीक ठाक होती है, ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1। क्यों 1 होती है, क्योंकि रोटर स्टैंड स्टिल पे है, एन की वैल्यू 0 है, तो एन स्लिप स्लिप क्या होता है, ns माइनस एन डिवाइडेड बाय ns, एन की वैल्यू 0, तो स्लिप की वैल्यू हो गई 1। तो स्लिप की वैल्यू जैसे ही 1 हो गई, तो ये आप तो इक्विवेलेंट सर्किट है जो मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर। देखो इक्विवेलेंट सर्किट के पास वापस जाते हैं, ये बहुत दूर हो गया क्या इक्विवेलेंट सर्किट, ये रहा। ये इक्विवेलेंस जो अब जैसी स्लिप की वैल्यू 1 रखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट में, तो मैंने आपको बोला था कि ये xm की वैल्यू इनके कंपैरिजन में R2 डैश और X2 डैश के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, तो ऑलमोस्ट जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो ऑलमोस्ट इसी के बराबर आ जाएगा, इसको हटा देंगे। ठीक है, इस केस में भी आप जैसे s की वैल्यू 1 रखोगे तो वापस से R2 डैश डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, 2 माइनस s, तो ये फिर से ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसको आ जाएगा। तो यानी कि जो ब्लॉक रोटर टेस्ट करेंगे जिसमें स्लिप की वैल्यू 1 होगी, इसमें ये वाली पैरेलल पाथ रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि xm की वैल्यू R2 डैश और X2 डैश के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो हम सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ब्लॉक रोटर कंडीशन। ब्लॉक रोटर कंडीशन में सीधा R2 डैश बाय 2, X2 डैश बाय 2, फिर R2 डैश बाय 2 और X2 डैश बाय 2, तो इसको इक्विवेलेंट सर्किट RBR, ये X1 और R1 और X1 आ गया था, ये पूरा R2 डैश बाय 2, R2 डैश बाय 2 इक्वल टू R2 डैश आ गया और यहाँ X2 डैश आ गया, और ये एक इक्विवेलेंट सर्किट आ गया ब्लॉक रोटर कंडीशन में। ठीक है, अब वहां से आप निकाल सकते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 डैश, ओवरऑल इंपीडेंस X1 प्लस X2 डैश, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर आप एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कि आपने मान लिया कि X1 और X2 डैश ऑलमोस्ट इक्वल है, ये आपने माना है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल रिजल्ट्स क्यों, बिकॉज देयर इज नो प्रैक्टिकल वे इन विच X1 डैश और X2 डैश ये दोनों को सेपरेट कर सकते हो, तो इसलिए एक अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं कि जो स्टेटर साइड का जो लीकेज रिएक्टेंस है और जो रोटर रोटर साइड का लीकेज रिएक्टेंस है स्टैंड स्टिल पे, इन दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं, ताकि अब क्या होगा, अब ये दोनों इक्वल है, अपन को पता है इन दोनों का समेशन वो XBR के बराबर होता है, तो दोनों को XBR डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी, और XBR तो अपन निकाल ही सकते थे ब्लॉक रोटर कंडीशन में, मैं आपको निकाल के बताया था, ये देखिए ये निकाला था XBR, जैसे ही XBR यहाँ से आता है उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो वो X1 और X2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि XBR इक्वल्स टू X1 प्लस X2 डैश होता है, तो ये दोनों क्योंकि इक्वल है, XBR डिवाइड बाय 2 जो होगा वो X1 के बराबर भी हो जाएगा और X2 डैश के बराबर भी हो जाएगा। तो अब आपको X1 की वैल्यू भी पता चल गई और X2 डैश की वैल्यू भी पता चल गई, अब आपको और R1 की डीसी टेस्ट से आपको R1 की वैल्यू भी पता चल गई, अब रहा क्या, सिर्फ और सिर्फ R2 डैश, वो आप RBR की वैल्यू जैसी पता चल जाएगी और ये वैल्यू पता चल गई आपको, तो R2 डैश की वैल्यू पता चल गई, तो इसका मतलब सारे इक्विवेलेंट पैरामीटर्स की आपको वैल्यू पता चल गई इन दो टेस्ट से। ठीक है, ये आपने ये उन्होंने इक्विवेलेंट शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, ये सॉरी ब्लॉक रोटर टेस्ट का इक्विवेलेंट सर्किट, जिससे वोल्टेज ये वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करेगा जिसकी वैल्यू होगी VBR, ये करंट मेजर करेगा जिसकी वैल्यू होगी IBR, ये वॉट मीटर है जो पावर मेजर करेगा जिसकी वैल्यू होगी WBR, और फिर ये सारी चीजें आ जाएगी जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो ये आपका इसी के साथ ये ब्लॉक रोटर कंडीशन टेस्ट वगैरह दोनों पढ़ के आपका हमने 5th यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है। यही है आपके 5th यूनिट में, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल स्टिक टू व्हाट आई हैव टॉट यू, और दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। और आई होप आप और इस चीज को आप दोबारा से वीडियो को धीरे करके पॉज करके स्टॉप करके रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके आप धीरे से वापस देखिए, और आई होप आपको समझ में आएगा ये अच्छी तरीके से, और इन केस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक इस वीडियो तक यहाँ तक आपका माइनर मिड टर्म 2 में सिलेबस है और ये आएगा। अभी मैं न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल पढ़ाने के लिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसके बेस में आपको 4-5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिसमें मैं एक वीडियो लेक्चर एक बना के अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इंडक्शन मशीन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है, कैसे ये टॉर्क निकालते हैं, पावर निकालते हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और मैं ये करूंगा कि आप वापस इसको रिवाइज करें, बार बार इसको चीज को पढ़ें ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप यू आर मोर देन वेलकम, आप हमेशा पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और न्यूमेरिकल वाला लेक्चर मैं अब जल्दी ही अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।